अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम ह्यूमरल इम्यूनिटी को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें टी सेल्स कहा जाता है, वो अगेंस्ट द पैथोजेंस काम करते हैं। और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हमने ये भी देखा था कि मोस्ट ऑफ द टाइम वायरली इन्फेक्टेड सेल्स एंड कैंसरस सेल्स को किल करती है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के दो पार्ट्स हैं, दो टाइप्स हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी। और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम खुद किसका हिस्सा है? एडाप्टिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी का, विच मीन इट इज़ वेरी स्पेसिफिक। एडाप्टिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है ना, किसी एक पैथोजन को रिकॉग्नाइज करके उसके अगेंस्ट काम कर रही होती है। सो इसमें दो टाइप्स हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी यानी ऐसी इम्यूनिटी जो सेल्स के ज़रिए पैदा होती है या जिसमें सेल्स काम कर रहे होते हैं, और ह्यूमरल इम्यूनिटी यानी ऐसी इम्यूनिटी जो फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट है। ह्यूमर फ्लूइड से निकला है और फ्लूइड के अंदर हम जानते हैं एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं, जो स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन्स होती हैं जो पैथोजन को रिकॉग्नाइज करती हैं और उन्हें फाइट ऑफ करने की कोशिश करती हैं। कौन कौन से फंक्शंस हैं, कैसे फाइट ऑफ करती हैं, इस लेक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स टॉक अबाउट ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमर हमने पढ़ लिया कि फ्लूइड से निकला है। फ्लूइड यानी ब्लड के जो प्लाज्मा होता है वो फ्लूइड होता है। सो प्लाज्मा के अंदर आपको एंटीबॉडीज़ मिलेंगी। सो प्लाज्मा के अंदर जो इम्यूनिटी प्रेजेंट है उसे हम ह्यूमरल इम्यूनिटी कहेंगे। और उसके अंदर कौन सी इम्यूनिटी प्रेजेंट है? एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है। सो एंटीबॉडीज़ भी हाईली स्पेसिफिक होती हैं, क्योंकि ये अडॉप्टिव इम्यूनिटी का हिस्सा हैं, तो ये बड़ी स्पेसिफिक होती हैं, किसी एक पैथोजन को रिकॉग्नाइज करती हैं अपने स्पेसिफिक पैटर्न से और फिर उसके अगेंस्ट काम करती हैं। एंटीबॉडीज़ जो हैं ये बी सेल्स से प्रोड्यूस होती हैं, बी लिम्फोसाइट, जो कि वाइट ब्लड सेल्स की एक स्पेसिफिक टाइप है। सो बी सेल्स और बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करते हैं। और बी सेल्स खुद कहाँ पर बनते हैं? बोन मैरो के अंदर बनते हैं और बोन मैरो के अंदर ही मेच्योर होते हैं। सो बी सेल्स का काम क्या है? एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन करना। एंटीबॉडी की शेप अगर हम बात करें तो एंटीबॉडी इस तरीके से वाई शेप का मॉलिक्यूल होती है, और इसमें एक वेरिएबल रीजन होता है और एक कांस्टेंट रीजन होता है। कांस्टेंट नाम से जाहिर है कि ये हर एंटीबॉडी का ये रीजन कांस्टेंट होगा, सेम होगा, जबकि वेरिएबल रीजन का मतलब ये है कि वो वाला रीजन जो है, वो वाला एरिया वो वेरिएट करेगा, चेंज होगा, अपनी शेप चेंज करेगा। और इसका फ़ायदा होता है कि जब ये एंटीबॉडीज़ का वेरिएबल रीजन अपनी शेप चेंज करता है तो डिफरेंट एंटीजेंस के साथ जाकर अटैच हो सकता है, एंटीजेंस के एपिटोप के साथ जाकर अटैच हो सकता है। सो हेयर वी हैव एन एग्जांपल ऑफ एंटीबॉडी। ये वाला जो रीजन है इसे हम कांस्टेंट रीजन कहते हैं। सो इसे मैं इस तरीके से ब्लू कलर में ड्रा कर देता हूँ। रेड के नीचे नीचे ये वाला जो रीजन है ये क्या है? ये कांस्टेंट रीजन है, यानी ये चेंज नहीं होता। ये रेड कलर के अंदर जो मैंने रीजन ड्रा कर रखा है ये वेरिएबल रीजन होता है, यानी इसके जो ऊपर वाले पैटर्न्स हैं वो चेंज होते रहते हैं ताकि डिफरेंट टाइप के एंटीजेंस के साथ अटैच हो सकें। सो इसका जो टॉप पोर्शन है वो एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, जहाँ पर आकर एंटीजन अटैच होता है। पैथोजन का स्पेसिफिक कोई रीजन होता है, पार्ट होता है, जिसे हम एंटीजन बोलते हैं, और उसकी अपनी एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है, जिसके साथ जाकर एंटीबॉडीज़ अटैच हो जाती हैं। सो ये वाला जो रीजन है ये एंटीजन बाइंडिंग साइट इसे हम कह सकते हैं। ये दोनों साइट पर एंटीबॉडी के प्रेजेंट होता है। सो एक एंटीबॉडी दो पैथोजन के साथ अटैच हो सकता है एट वन टाइम। सो हेयर वी हैव वेरिएबल रीजन एंड हेयर वी हैव कांस्टेंट रीजन। एंटीबॉडीज़ कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? बी सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। ओके, सो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कैसे होती हैं ये हम देख लेते हैं। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था टी सेल्स होते हैं जिनमें स्पेसिफिक टाइप होती है टी हेल्पर सेल, जिनका काम क्या होता है? सिग्नल सेंड करना, दूसरे सेल्स को एक्टिवेट करना। सो टी हेल्पर सेल्स क्या करते हैं? जैसे ही कोई पैथोजन आता है उसे रिकॉग्नाइज करते हैं मैक्रोफेजेस से सिग्नल लेकर, और रिकॉग्नाइज करने के बाद दूसरे सेल्स को सिग्नल भेजते हैं कि ये पैथोजन आ चुका है, इसके अगेंस्ट काम करो। सो टी हेल्पर सेल्स बी सेल्स को सिग्नल सेंड करते हैं कि पैथोजन आ चुका है। अब बी सेल्स की सरफेस के ऊपर ऑटोमेटिकली एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप के एंटीबॉडीज़, और मिलियंस ऑफ बी सेल्स होते हैं, उनके ऊपर डिफरेंट एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं। सो बी सेल्स को जैसे ही सिग्नल जाता है तो बी सेल उस एंटीजन को ढूंढना शुरू कर देते हैं।
सो एडाप्टिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी इसीलिए हम बोलते हैं कि थोड़ा टाइम लगता है इसे डेवलप होने में। इसी वजह से लगता है, एक तो फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के बाद आती है ये, जब वो काम करके थक चुके होते हैं तब ये काम करती है। और सेकंडली इसे ढूंढने में टाइम लगता है, एंटीजन को स्पेसिफाई करने में टाइम लगता है। सो बी सेल्स घूमते हैं और एंटीजन को ढूंढते हैं। जैसे ही कोई ऐसा बी सेल जिसके ऊपर एंटीबॉडी का स्पेसिफिक पैटर्न एंटीजन के साथ अटैच हो सकता है, वो वाला बी सेल हो सकता है मिलियंस में से कोई 2 सेल या 1 सेल को वो एंटीजन फिट आ जाए तो ये एक्टिवेट हो जाता है। जैसे एंटीजन उस एंटीबॉडी के साथ फिट आ जाता है तो वो बी सेल क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है। बी सेल एक्टिवेट होने के बाद मल्टीप्लाई करना शुरू करता है, यानी अपनी कॉपीज़ बनाता है। और जब ये कॉपीज़ बनाएगा तो वो सेम एंटीबॉडी मल्टीप्लाई होगा। सो बहुत सारे बी सेल्स बनते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं और बहुत सारे एंटीजन्स के साथ अटैच हो जाते हैं। सो इस तरीके से इसे हम क्लोनल एक्सपेंशन कहते हैं, ज़्यादा नंबरिंग होती जाती है। फिर कुछ सेल्स क्या करते हैं, प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, मल्टीप्लाई एंड बिकम प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल का मतलब ये है कि ये प्लाज्मा सेल क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ को ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ कर सकते हैं। यानी इनका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला पोर्शन है, ये सेल्स बड़े हो जाते हैं और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रोटीन्स प्रोड्यूस कर सकें, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर सकें। सो यहाँ पर एंटीबॉडीज़ की सिंथेसिस शुरू हो जाती है और वो एंटीबॉडीज़ ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ होना शुरू हो जाती हैं। सो प्लाज्मा सेल का फंक्शन क्या होता है, एंटीबॉडीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना और उन एंटीबॉडीज़ को अपने पास से डिटैच करके ब्लड स्ट्रीम के अंदर भेजना। सो इट सिंथेसाइज एंटीबॉडीज एंड रिलीज देम इनटू द ब्लड स्ट्रीम। सो यहाँ पर एंटीबॉडीज़ ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ हो चुकी हैं। अब ये एंटीबॉडीज़ जो हैं, इनका एक स्पेसिफिक पैटर्न है जो स्पेसिफिक पैथोजन को रिकॉग्नाइज कर सकता है। सो ये बहुत ज़्यादा मिकदार में प्रोड्यूस होती हैं डेली की बेसिस पर। करते करते फिर इम्यूनिटी बिल्ड हो जाती है आपकी बॉडी के अंदर। मे बी 4 to 5 डेज 6 डेज इतने टाइम के अंदर ये बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और एंटीबॉडीज़ बिल्ड हो जाती हैं। इसके अलावा कुछ बी सेल्स क्या करते हैं, वो मेमोरी सेल्स भी बन जाते हैं और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेमोरी सेल्स बनने का मतलब ये है कि नेक्स्ट टाइम जैसे ही वो पैथोजन एंटर होगा, अब इसे इन सब प्रोसेसेस से गुजरना नहीं पड़ेगा। अब ये मेमोरी सेल ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड घूम रहे हैं। जैसे ही वो पैथोजन दोबारा आएगा, एकदम से ये एक्टिवेट होकर एकदम से एंटीबॉडीज़ बनी होंगी और एंटीबॉडीज़ भी जो हैं वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर एक्टिवेटेड फॉर्म में प्रेजेंट पड़ी रहती हैं काफ़ी अरसे तक। सो उस पैथोजन को सेकंड टाइम एकदम से किल किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि फंक्शन क्या है एंटीबॉडीज़ का। ये एंटीबॉडीज़ जो ब्लड में रिलीज़ हो रही हैं या बॉडी के अंदर रिलीज़ हो रही हैं, इनका फंक्शन क्या है। फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन ये है एंटीबॉडी का, ये एंटीबॉडीज़ पैथोजेंस और टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज कर देती हैं, यानी उनके फंक्शन को ख़त्म कर देती हैं। वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते पैथोजेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी बॉडी के अंदर एक वायरस एंटर हुआ है, इस वायरस के अगेंस्ट क्या बनी है, एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं। ठीक है, अब ये वायरस किसी इन्फेक्टेड सेल को इन्फेक्ट करके या किसी सेल को इन्फेक्ट करके बाहर निकलता है, तो बाहर क्या है, एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं। सो एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, इस वायरस के साथ जाकर इस तरीके से अटैच हो जाती हैं, हर तरफ से अटैच हो जाती हैं। अब इस वायरस को नए इन्फेक्टेड सेल के साथ अटैच होने का मौका ही नहीं मिलता। सो इस तरीके से एंटीबॉडीज़ न्यूट्रलाइज कर रही होती हैं पैथोजन को। अब ये पैथोजन किसी काम का नहीं रहा। टॉक्सिन को, ऐसे केमिकल जो कि नुकसान दे सकते हैं बॉडी को, उनके साथ भी अटैच हो जाती हैं और उन्हें भी न्यूट्रलाइज कर देती हैं। सेकंड फंक्शन एंटीबॉडीज़ का है ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन बोलते हैं टैग कर देना किसी चीज़ को। सो पैथोजन को ये ऑप्सोनाइजेशन के ज़रिए टैग लगा देती हैं। सो यहाँ पर सपोज कोई बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया एंटर हो चुका है, इसको रिकॉग्नाइज करने के बाद एंटीबॉडीज़ बनी हैं, तो यहाँ पर आकर एंटीबॉडीज़ अटैच हो जाती हैं। एंटीबॉडीज़ अटैच होती हैं तो ये पैथोजन ये रिकॉग्नाइज हो सकता है, ये टैग इसे लग चुका है। अब क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास कोई स्पेसिफिक मैक्रोफेज होगा जो क्या करेगा, आएगा और इस बैक्टीरिया को क्या करेगा, ईट करने की कोशिश करेगा। So that is what we know about opsonization. थर्ड important function है एंटीबॉडीज़ का, it activate and help complement system. complement system आप जानते होंगे, complement proteins होती हैं जो अगेंस्ट द पैथोजन काम करती हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम अगेंस्ट द बैक्टीरिया। सो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को भी एंटीबॉडीज़ एक्टिवेट करती हैं। ये हमने स्टडी भी किया था कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के अंदर। सो एक पैथोजन है, सपोज दिस इज़ अ पैथोजन, इसके साथ एंटीबॉडी अटैच होता है
और एंटीबॉडी के साथ फिर आकर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स अटैच हो जाती हैं C1, और फिर एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम चल जाता है C4, C2, इस तरीके से मुख्तलिफ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स एक्टिवेट हो जाती हैं, जिससे ऑप्सोनाइजेशन भी होती है, इन्फ्लामेशन भी होती है, और ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स डायरेक्टली लाइस भी कर सकती हैं, सेल को तोड़ भी सकती हैं। ये चीज़ें हम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो वो स्टडी कर लीजिए। सो मैं इस लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर दो टाइप की इम्यूनिटी आ जाती हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी। सेल से जो इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है उसे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और एंटीबॉडीज से जो इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है उसे ह्यूमरल इम्यूनिटी बोलते हैं। ह्यूमरल इम्यूनिटी मींस एंटीबॉडी से जो इम्यूनिटी प्रोड्यूस हो। सो एंटीबॉडी की हमने शेप देखी, इस तरीके से वाई शेप स्ट्रक्चर होती है, प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, पॉलीपेप्टाइड से। इसका एक कांस्टेंट रीजन होता है जो हर एंटीबॉडी में सेम होता है, फिर एक वेरिएबल रीजन होता है जो दो वाई के जो आर्म हैं वहाँ पर प्रेजेंट होता है, और ये वेरिएट करता है, चेंज होता है। चेंज इसलिए होता है ताकि डिफरेंट एंटीजन के साथ ये अटैच हो सके। सो ये एंटीबॉडीज़ कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? बी सेल की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। सो जब भी बी सेल की सरफेस के ऊपर जो एंटीबॉडी है उसके साथ कोई एंटीजन अटैच होता है तो वो बी सेल एक्टिवेट होकर मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। मल्टीप्लाई होने के बाद वो प्लाज्मा सेल बन जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर सके। सो ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडी अपने साथ प्रोड्यूस करके उन एंटीबॉडीज़ को ब्लड स्ट्रीम में भेज देता है प्लाज्मा सेल। अब एंटीबॉडीज़ जब ब्लड स्ट्रीम में जाती हैं तो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं। नंबर 1, ये पैथोजेंस को न्यूट्रलाइज करती हैं। नंबर 2, ये ऑप्सोनाइजेशन करती हैं, यानी उन पैथोजेंस को टैग लगाती हैं, फिर मैक्रोफेजेस उन पैथोजन को रिकॉग्नाइज करके ईट कर सकते हैं। एंड देन ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को भी एक्टिवेट करती हैं, जो कि स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं जो अगेंस्ट द पैथोजन काम करती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।